हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनॉइड न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डीएनए अपने आप को स्टेबल फॉर्म में एक सेल के न्यूक्लियस में एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन में किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखता है। आज हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखिए बच्चा, इतने एक्सपेरिमेंट किए गए, मेंडल ने किया, फिर उसके बाद सटन एंड बॉवरी ने भी कुछ अपनी हाइपोथेसिस दी थी, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने भी जीन से रिलेटेड कुछ वर्क किया था। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन था जो सबके माइंड में था कि ठीक है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, हमने मान लिया कि वो जीन्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन वो जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए पे। बट नन ऑफ देम, कोई भी, जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें से ये इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए कि हो सकता है कि जो और मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आगे सोचते हुए कि भाई क्या वो डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, आरएनए है, प्रोटीन है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है या कोई और मॉलिक्यूल है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो इस तरह के जीन्स को कैरी करके आगे लेके जा रहा है। तो जब इस तरह की रिसर्च होने लगी तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो किस कारण से हो रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो 1926 में ये जो क्वेश्चन था कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। पहले जो डिस्कवरीज थी, पहले के जो डेटाज थे, ग्रीजो और मैंडल, सटन और बॉवरी के जो एक्सपेरिमेंट थे, मॉर्गन के थे कि भाई ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। लेकिन अभी भी जो क्वेश्चन अनआंसरेबल था वो यही था कि क्या वो डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई और मॉलिक्यूल है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रूफ आया 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया पे, दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया होता है बच्चों जो निमोनिया डिजीज़ कोज करता है। तो जनरली माना जाता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो अपनी दो स्ट्रेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज़ स्मूथ स्ट्रेन, अनदर इज़ रफ स्ट्रेन। ठीक है, तो स्मूथ स्ट्रेन को यहाँ हम एस से डिनोट करते हैं, रफ को आर से। जो स्मूथ स्ट्रेन होती है बच्चों, अगर मैं स्मूथ स्ट्रेन बना रही हूँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, तो उस स्मूथ स्ट्रेन में एज़ कंपेयर टू आर स्ट्रेन एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस पॉलीसैकेराइड। और ये जो कवरिंग होती है कैसी होती है? म्यूकस मीन्स चिपचिपी होती है और किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। दैट मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा शीथ होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, लेकिन रफ स्ट्रेन जो होती है उसमें किसी तरह की कोई म्यूकोसैकेराइड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो जो उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था उसमें दो स्ट्रेन्स ली थी। वन इज स्मूथ एंड शाइनी, दिस इज स्मूथ एंड शाइनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीसैकेराइड शीथ, एंड इट इज़ रफ क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा शीथ प्रेजेंट नहीं है। और यही कारण है बच्चों कि जो स्मूथ स्ट्रेन होती है वो डिजीज़ कोज करती है, वायरुलेंट होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो निमोनिया कोज करती है। लेकिन जो आर स्ट्रेन होती है वो निमोनिया कोज नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को, तो जाहिर सी बात है बच्चों उस इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो तो एक्टिव हो गई। हम भी तो हमारी, अगर मान लो ये एस स्ट्रेन हमारी बॉडी में एक्ट कर रही है, हमें इन्फेक्ट कर रही है, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे और इसको किल कर देंगे। लेकिन इसके पास क्या है? एक पॉलीसैकेराइड शीथ है जो इसको बचा के रखती है, प्रिवेंट करती है। तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो इसको किल नहीं कर पाते और इस कारण से ये लाइव फॉर्म में डिजीज कोज करती है। देखिए बच्चों, मेन बेसिस जो है उसका यही था कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो आप इसे ध्यान से समझिए।
जो स्मूथ शाइनी स्ट्रेन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड शीट होती है जो प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, हम इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब हमारा इम्यून सेल इसके अगेंस्ट काम करता है तो इस पॉलीसैकेराइड शीट को तोड़ नहीं पाता, जिसके कारण वो इजीली डिजीज कॉज करती है। लेकिन वहीं जब आर कॉलोनीज हैं, अगर ये एंटर करती है तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड शीट नहीं है, जिससे कि हमारे इम्यून सेल्स इसको इजीली किल कर देंगे और ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगी। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट जो बेस्ड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब इस स्ट्रेन से उसने एक्सपेरिमेंट किया, जब एस स्ट्रेन ली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की और माइस को इन्फेक्ट कराया, तो उसने क्या देखा कि माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन जब आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराया माइस को तो माइस सर्वाइव कर रहा था, उसकी डेथ नहीं हुई। उसके बाद उसने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे इनको एक टेस्ट ट्यूब में दिया और उस टेस्ट ट्यूब को हीट करने लगा। जब इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हीट हो गए, दैट मीन्स वो किल हो जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये एस स्ट्रेन जो निमोनिया बैक्टीरिया थे ये किल हो गए। और अब इन किल्ड बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट कराया। देखिए यहाँ लाइव फॉर्म में थे, जब माइस को इन्फेक्ट करा रहा है तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन वहीं जब वो बैक्टीरिया को ही किल कर देगा, तो जब माइस को इन्फेक्ट कराया तो माइस क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब उसने नेक्स्ट क्या किया कि एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड वाले जो बैक्टीरिया थे इनको लिया और जो लाइव आर स्ट्रेन थी उन बैक्टीरिया को लिया, इनको एक साथ लेकर माइस में इन्फेक्ट कराया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है प्रीवियस नॉलेज के बारे में कि भाई ये तो किल्ड हो चुका है तो ये तो किल करेगा नहीं माइस को, ये लाइव फॉर्म में है, ये वैसे ही विदाउट पॉलीसैकेराइड है तो ये खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा माइस में। लेकिन उसको एक अलग ही रिजल्ट मिला, ये माइस क्या हो गए, किल हो गए। होना क्या चाहिए था, हीट किल्ड वाले तो सर्वाइव कर रहे थे और आर स्ट्रेन वाले भी सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों को साथ यूज करने लगा तो उसने क्या देखा कि माइस क्या हो गया, किल हो गया। तो अब उसने सोचा भाई ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो एस किल्ड वाले बैक्टीरिया लिए और आर वाले तो वैसे इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, लेकिन माइस की डेथ क्यों हो गई। फिर उसे पता चला कि जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया थे, लाइव फॉर्म में थे, जब उसने देखा, जब इस माइस से इसने इन बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने, तो इसने उस जो डेड माइस था उसको लिया और उसमें आइसोलेट किया बैक्टीरिया को, तो उसे किस तरह के बैक्टीरिया मिले। ही वाज सरप्राइज्ड कि उसे किस तरह के बैक्टीरिया मिले कि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड थी, लेकिन अब उसे इसमें से कैसे बैक्टीरिया मिल रहे हैं, लाइव स्मूथ निमोकोकाई। ठीक है, उसे कैसे बैक्टीरिया मिले, लाइव फॉर्म में मिले वो बैक्टीरिया। और उनके पास क्या थी, कैप्सूल की कवरिंग थी, पॉलीसैकेराइड शीट थी, प्लस लाइव रफ निमोनिक, ये तो थे ही लाइव फॉर्म में, ये मिले लेकिन इनमें कैप्सूल नहीं होती। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि भाई मैंने तो हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया लेते, लेकिन मुझे ये लाइव फॉर्म में क्यों मिले इस माइस में। फिर उसने कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड, वो चेंज हो गए लाइव एस स्ट्रेन में। दैट मीन्स इनमें से इनकी जो कुछ मॉलिक्यूल था इनमें जो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, आर स्ट्रेन में। इन आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया ने, ये आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं, यहाँ जो इसके हीट किल्ड वाले जो एस स्ट्रेन थे उनमें से कोई चीज़ बाहर आई है और इन्होंने उसको अपटेक कर लिया आर स्ट्रेन ने। और ये अपटेक करने के बाद कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जिन्होंने अपटेक किया उन्होंने अपने चारों तरफ एक कैप्सूल की पॉलीसैकेराइड की शीट बना ली और अब ये क्या कर सकते हैं, दे कैन इन्फेक्ट। और इन्फेक्शन करने की वजह से जो माइस था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसने ये पता लगाया कि जो नॉर्मल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इन एस स्ट्रेन हीट किल्ड वालों ने उन्हें क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो हम यही पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो इस जो एक्सपेरिमेंट किया था इसने, उसका नाम है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है।
चलिए फिर से देखते हैं एक बार। इसने क्या किया, ये सर्च करना चाह रहा था कि भाई आखिर वो जेनेटिक मटेरियल क्या है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो उसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, उससे इन्फेक्ट कराना शुरू किया। उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन होती है स्मूथ, जिसमें पॉलीसैकेराइड शीथ होती है। आर स्ट्रेन होती है जो इन्फेक्शन कोज नहीं करती, जिसमें पॉलीसैकेराइड शीथ नहीं होती। ठीक है, जब उसने इन्फेक्ट कराया तो एस स्ट्रेन से जब माइस को इन्फेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई, आर से कराया तो नहीं हुई। तो उसने क्या किया, इन एस स्ट्रेन वालों को हीट किल कर दिया। हीट किल्ड करने के बाद अब माइस में इन्फेक्ट कराया तो माइस क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन आर स्ट्रेन वाले जब माइस में कराया, अब उसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में ले लिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाले और आर स्ट्रेन वाले। लेकिन उसने क्या देखा, माइस की डेथ हो गई। दैट मीन्स इस एस स्ट्रेन में से कोई चीज़ ऐसी है जो इन्फेक्शन कोज करती है और वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, आर स्ट्रेन में। अब वो चीज़ आगे जाके क्या बना रही है, इसकी प्रोटीन कवरिंग बना रही है, प्रोटीन शीथ बना रही है, जो इन लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इस माइस के इम्यून सिस्टम से बचाती है और इन्फेक्शन कोज करा देती है किसमें, माइस में, और माइस की क्या हो जाती है, डेथ। ठीक है, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो चेंज हो चुके हैं, किससे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। बट अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, लेकिन वो अभी भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, जो चेंज कोज कर रहा है। समझ आ रही है बात। उसने ये तो कह दिया कि भाई कोई चीज़ है जो एक से नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो है क्या, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है। ही वॉज अनेबल टू प्रूव दैट। समझ में आ गई बात। ठीक है, उसने सिर्फ यही कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसके पीछे, कोई ऐसी कंसेप्ट है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र हो जाता है आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन में एक स्मूथ कोट डेवलप हो जाती है, और ये कुछ आर स्ट्रेन जिनमें म्यूकस पॉलीसैकेराइड बन जाती है वो वायरुलेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कोज कर रहा है, बट ही वॉज अनेबल टू प्रूव दैट इट इज़ द डीएनए ओनली। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए 3 नए साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैक्लोइड, मैकक्लिन मैककार्टी। तो एवरे, मैक्लोइड और मैककार्टी ने 1944 में एक अनदर एक्सपेरिमेंट किया, किस लिए, टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। भाई क्या नेचर है उस सब्सटेंस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपली उन्होंने क्या किया, कल्चर मीडिया ले लिए 3 कल्चर मीडिया में उन्होंने क्या किया, वही हीट किल्ड और आर स्ट्रेन ली, यहाँ भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले और आर स्ट्रेन लिए, यहाँ भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिए। जब इन तीनों में इसने डाल दिया कल्चर मीडिया में, इस तरह के बैक्टीरिया डाल दिए, जो लास्ट सॉल्यूशन उसने यूज़ किया था ग्रिफ्थ ने, वही इन्होंने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसको ट्रीट किया प्रोटीएज एंजाइम से। प्रोटीएज वो एंजाइम होता है बच्चों जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, जब उसने प्रोटीएज यूज़ किया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किया, तो उसने क्या देखा कि माइस की अभी भी डेथ हो रही थी, जो नॉर्मल प्रोसीजर था वही हो रहा है, माइस अभी भी डेथ हो रही है माइस की। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसके प्रोटीएज एंजाइम इनमें इनके प्रोटीन को तोड़ता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट में उसने क्या किया, आरएनएज एंजाइम लिया। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को ब्रेक करेगा। आरएनए को ब्रेक कर रहा था जब भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट उसने क्या लिया, डीएनएज लिया। जब उसने डीएनएज लिया तो जो एस स्ट्रेन का डीएनए था वो टूट जाएगा। अब डीएनए टूटने की वजह से आगे कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा आर स्ट्रेन में। जब ये डीएनए आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो ये कैसे कैप्सुलेटेड बनेगी, नहीं बनेगी, जिसकी वजह से माइस क्या है, अपना इम्यूनिटी शो करेगा और सर्वाइव कर जाएगा। तो उनको पता चला कि भाई वो डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाता है। तो ये जो एवरे, मैक्लोइड और मैककार्टी थे, इन तीनों ने ये चीज़ प्रूव कर दी।
कि डीएनए इज दैट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये नीट में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल है उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर किन साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। फिर साइंटिस्ट के नाम आए हुए हैं, तो एवरे, मैक्लोइड एंड मैककार्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है बच्चों वेयरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत, देखिए साइड बाय साइड जब 1944 में इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया था, उसी टाइम 1952 में हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी यही चीज़ प्रूव की कि डीएनए इज दैट जेनेटिक मटेरियल विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, दे टुक बैक्टीरियोफेज को लिया था। बैक्टीरियोफेज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज लेकर उन कुछ बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कराया था। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये बैक्टीरियल सेल है ये क्या करेंगे, इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करेंगे और नए वायरस पार्टिकल्स बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा और वो बैक्टीरियल सेल इसके जेनेटिक मटेरियल को अपनी तरह रिकॉग्नाइज करेगा और नए वायरस पार्टिकल्स बनाएगा। ठीक है, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया हर्शे एंड चेज ने, तो क्या किया अभी मैंने बताया आपको, एक्चुअली वो भी सेम थिंग प्रूव करना चाह रहा था कि डीएनए ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो उसने क्या किया, कुछ वायरसेस को लेकर अलग अलग, कुछ वायरसेस एक अलग एक्सपेरिमेंट में ले लिए, कुछ वायरसेस अलग मीडियम में ले लिए। ठीक है, उसने कुछ बैक्टीरियोफेज एक मीडियम में लिए, दूसरे मीडियम में दूसरे बैक्टीरियोफेज ले लिए। जब बैक्टीरियोफेज को वो ट्रीट करा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक मीडियम जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, एक मीडियम में उसने क्या किया, फॉस्फोरस 32 डाल दिया रेडियो एक्टिव, दूसरे मीडियम में उसने सल्फर 35 डाल दिया। ये जो सल्फर और फॉस्फोरस लिए उसने, दीज एलिमेंट्स वर रेडियो एक्टिव। वो कैसे थे बच्चों, रेडियो एक्टिव थे, दैट मीन्स दे इमिट रेडिएशन, एक तरह की रेडिएशंस इमिट कर रहे थे। तो एक मीडिया जो लिया उसने, उसमें क्या किया, उस मीडिया में उसने क्या डाल दिया, फॉस्फोरस 32, एक मीडिया में उसने क्या डाल दिया, सल्फर 35। अब इन मीडिया में इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस को ग्रो कराया, तो जाहिर सी बात है ये जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, ये कैसे हो जाएंगे, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो है दूसरा मीडिया, इसमें भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ वो लेबल होंगे किससे, फॉस्फोरस 32 से, यहाँ वो लेबल होंगे सल्फर 35 से। ठीक है, अब एक चीज़ सोचने की है बच्चों कि भाई यहाँ जो फॉस्फोरस उसने यूज़ किया था वो सिर्फ इन वायरसेस के डीएनए में जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ हमें पता है, डीएनए किससे मिलके बनता है बच्चों, शुगर और फॉस्फेट से। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन प्रेजेंट होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले रहा था वो फॉस्फोरस कहाँ चला जाएगा, डीएनए में। किसके डीएनए में, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में। यहाँ जो सल्फर लिया उसने, वो जो सल्फर 35 लिया था, वो सल्फर बेटा कहाँ जाएगा, उसकी प्रोटीन शीथ में, क्योंकि प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस। ये उसका बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर से चलते हैं, बैक्टीरियोफेज लिए, वायरसेस लिए, अलग अलग मीडिया पे रखा। एक मीडिया में उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया हुआ था फॉस्फोरस 32, एक मीडिया में उसने एलिमेंट लिया हुआ था सल्फर 35। जब यहाँ इन्फेक्ट कराया तो ये जो इसका वायरस का डीएनए है वो इन्फेक्ट होगा, वही रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा ना, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में को लेबल करता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। तो वो क्या करेगा, जब डिवाइड करेगा बैक्टीरियोफेज तो इस फॉस्फोरस को यूज़ करता हुआ अपना डीएनए बनाएगा। यहाँ सल्फर लिया, सल्फर क्या करता है बच्चों, प्रोटीन शीथ जो होती है, जो बैक्टीरिया फेज होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये उसकी प्रोटीन शीथ है आउटर कवरिंग, ये उसका डीएनए है। तो डीएनए लेबल हो जाएगा कहाँ पे, इस केस में, और इसकी जो प्रोटीन शीथ है आउटर कवरिंग वो लेबल हो जाएगी किससे, सल्फर 35 से। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, लेबलिंग कर दी,
बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस जो है उनको कल्चर कराया मीडिया में। अब क्या होगा, अब उसने दोनों तरह के वायरस लेके बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कराया। तो 3 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम देख रहे हैं कि जब उसने इन्फेक्शन करवाया फर्स्ट केस में, देखिए इधर ब्लेंडिंग फर्स्ट है उसका स्टेप, इन्फेक्शन कराया। तो ये जो उसने बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है, इनको लेबल कर दिया कल्चर में। अब इसने बैक्टीरियल सेल, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है बच्चों, बैक्टीरियल सेल को जब वो इन्फेक्ट करा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ इन केस ऑफ सल्फर 35, सल्फर में क्या हो रहा था, प्रोटीन शीट लेबल हो गई। ये जो मैंने इस तरह की लाइंस बनाई हुई है ये लेबलिंग को शो, उसके रेडियो एक्टिविटी को शो कर रही है। जब वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो जाएंगी प्रोटीन शीट यहाँ पे, और यहाँ क्या है हमारा डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या देखा, जब ब्लेंडिंग कराया, ब्लेंडिंग इसलिए की थी ताकि ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ इनको ट्रांसफ़र करनी है ये कर दे बैक्टीरियल सेल में और सेपरेट हो जाए बाद में। तो जब ब्लेंडिंग कराते हैं उसको, ब्लेंडिंग मतलब शेकिंग करा रहा था, तो ये हट गए, अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, देखिए बच्चों, हमें तो ये पता है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो प्रूव करना चाह रहा था इस चीज़ को। तो देखो इधर, यहाँ उसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, यहाँ प्रोटीन शीट रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, ठीक है। जब उसने ब्लेंडिंग कराई तो दोनों ही केस में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफ़र हो गया। भाई इसमें भी इसका बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में चला जाएगा, बैक्टीरिया फेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में जाएगा, चला गया, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा तो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइट होते हैं वो ऊपर सुपरनेटेंट जो लिक्विड होता है उसमें मूव करते रहते हैं। तो लाइट पार्टिकल्स क्या है, ऊपर मूव करेंगे, और जो हैवी होंगे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या देखा लास्ट में कि जो पैलेट था, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जो रेजिड्यू बच रहा था उसमें जाहिर सी बात है सेल्स होंगे और डीएनए होगा, डीएनए हैवी पार्टिकल है, और जो प्रोटीन पार्टिकल्स होंगे वो उसको ऊपर मिलेंगे। तो इस केस में उसने क्या देखा कि जो टेस्ट ट्यूब थी उसका जो ऊपर का जो सुपरनेटेंट था उसमें उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिख रहे थे। रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो हो रही थी, ऊपर सुपरनेटेंट में। लेकिन यहाँ वो क्या देख रहा था कि जो टेस्ट ट्यूब थी उसके पैलेट में रेडियो एक्टिविटी थी। दैट मीन्स जो सेल हैं वो सेल नीचे मिलने थे, जाहिर सी बात है सेल तो नीचे मिलेंगे, और प्रोटीन कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो यहाँ ऊपर उसको मिल रहा था प्रोटीन और वो रेडियो एक्टिव था। अब रेडियो एक्टिविटी होने के कारण तो उसको समझ में आया कि भाई प्रोटीन जो है ना इस केस में वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन यहाँ जो सेल के अंदर गया है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, यहाँ उसको सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, ऊपर वाले सुपरनेटेंट में मिली, और ऊपर क्या आया है, प्रोटीन, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जो सेल्स के अंदर गया है वो क्या गया है, डीएनए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट जो है बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाता है। इसको आप फिर से पढ़िए, कोई भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछिए। और बेटा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क भी आपका रेगुलर नहीं आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए टाइम, एनसीईआरटी से पढ़िए इसको। अगर कहीं भी डाउट आता है छोटा तो मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू बच्चों।